नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू मुकुल कामले। आज की प्रस्तुति का विषय है पर्यटन के क्षेत्र में अनुवाद। पर्यटन के क्षेत्र में अनुवाद की संभावनाओं को समझना आज की इस प्रस्तुति का उद्देश्य है, उसका मकसद है। अनुवाद के विविध क्षेत्रों के अंतर्गत पर्यटन का विशेष महत्व है। पर्यटन साहित्य का स्वरूप क्या है, इस क्रम में हम ये भी समझेंगे, क्योंकि पर्यटन साहित्य का अनुवाद करने के दौरान पर्यटन साहित्य के स्वरूप को समझना, उसकी विशेष शब्दावली को समझना और उसकी प्रयुक्तियों को समझना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ पर्यटन का अनुवाद से संबंध क्या है, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। पर्यटन में अनुवाद के माध्यम से रोजगार की संभावनाएं क्या क्या हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही साथ पर्यटन के क्षेत्र में अनुवाद की प्रकृति और उसकी विशिष्टता क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त पर्यटन के विकास में अनुवाद की क्या भूमिका है, उस पर भी आज की इस प्रस्तुति में चर्चा होगी। और साथ ही साथ पर्यटन उद्योग के लिए अनुवाद सेवाओं की उपयोगिता क्या है और उसका महत्व क्या है, उस पर भी हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमें समझना होगा कि पर्यटन क्या है, पर्यटन की अवधारणा क्या है। वस्तुतः पर्यटन किसी भी समाज और राष्ट्र के विकास में और साथ ही साथ उसके नवीनीकरण में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। संस्कृत साहित्य में पर्यटन शब्द का प्रयोग हुआ है परितः अटति इति पर्यटन। इससे तात्पर्य है देशाटन से या तीर्थाटन से लिया गया है। पर्यटन शब्द अंग्रेजी के टूरिज्म शब्द के समानांतर भी इस्तेमाल किया जाता है और अंग्रेजी के टूरिज्म शब्द का विकास लैटिन भाषा के टोरोस शब्द से माना जाता है। वस्तुतः पर्यटन एक अस्थायी गतिविधि है जिसे एक साहसिक गतिविधि के रूप में भी देखा जाता है। पर्यटन के माध्यम से किसी भी समाज और राष्ट्र में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक अवसरों का निर्माण होता है। साथ ही साथ यदि हम भाषा के नज़रिए से बात करें, किसी भी भाषा के विकास में पर्यटन की समाज भाषा वैज्ञानिक भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता है। जब भाषा का विकास होगा तो उसमें पर्यटन की भूमिका की चर्चा ज़रूर होगी और ज़रूर की जानी चाहिए। पर्यटन के तत्व क्या क्या हैं और उसके आयाम क्या क्या हो सकते हैं। वस्तुतः पर्यटन एक मनोरंजन प्रधान साहसिक गतिविधि है। इसमें मनोरंजन की प्रधानता रहती है और इसमें एक रोमांच और एक साहस की भी प्रधानता देखने को मिलती है। साथ ही साथ वर्षों से, युगों युगों से, सदियों से धर्म के प्रचार प्रसार में भी पर्यटन की एक अहम भूमिका दिखाई देती है। ज्ञान का अन्वेषण भी पर्यटन का मकसद रहा है। साथ ही साथ नवीन सभ्यता, संस्कृति और इतिहास से परिचय भी पर्यटन के ही माध्यम से इतिहास में हमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त रोज़मर्रा के जीवन की उबाऊ दिनचर्या में बदलाव के मकसद से भी लोग पर्यटन करते हैं, जिससे जीवन में आनंद और नवीन ऊर्जा की अनुभूति मिलती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य लाभ के लिए या आराम के लिए भी, आबो हवा में बदलाव के लिए भी पर्यटन की विशेष भूमिका होती है। पर्यटन को देखा जाता है, लोग पर्यटन करना इस नज़रिए से भी पसंद करते हैं। अब पर्यटक कौन है, पर्यटक की अवधारणा क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, ये भी समझने की आवश्यकता है। व्यक्ति के भीतर ऐसे कौन से गुण होते हैं जो उसे एक बेहतरीन पर्यटक बनाते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि मनोविनोद और रोमांच के साथ साथ व्यक्ति के अंदर ज्ञानार्जन की एक प्रवृत्ति होती है, मेलजोल की एक प्रवृत्ति होती है,
ऐसा व्यक्ति यात्रा करने के लिए उत्साहित अपने आप को महसूस करता है और ऐसे यात्री को पर्यटक कहते हैं। पर्यटक नवोन्मेषी प्रवृत्ति के होते हैं, रोमांच प्रिय होते हैं, मिलनसार होते हैं, भ्रमणशील होते हैं और साहस का गुण उनमें सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये आयाम हैं, ये डायमेंशंस हैं जिनके आधार पर हम पर्यटक और पर्यटन को समझ सकते हैं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि पर्यटन के प्रकार क्या क्या होते हैं। वस्तुतः पर्यटन के विभिन्न प्रकारों को समझना अनुवाद के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम पर्यटन साहित्य के अनुवाद की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमें सबसे पहले ये जानना होगा या समझना होगा कि पर्यटन के प्रकार कौन कौन से हैं, किन किन क्षेत्रों में पर्यटन की संभावनाएं मौजूद हैं। तो सामाजिक व भौगोलिक आधार पर पर्यटन होता है, मौसम की अनुकूलता के आधार पर पर्यटन होता है, सांस्कृतिक पर्यटन होता है, धार्मिक पर्यटन होता है, शैक्षिक व स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित पर्यटन भी होता है, सम्मेलन व व्यापार से संबंधित भी पर्यटन होता है, पर्यावरण व वन्य जंतुओं के दर्शन से संबंधित पर्यटन भी होता है। इसके अतिरिक्त आउटसोर्सिंग और बीपीओ उद्योग ने पर्यटन की कुछ नई संभावनाएं भी निर्मित कर दी हैं आजकल। इसके साथ साथ पैकेज पर आधारित अब पर्यटन का एक नवीन रूप देखने को मिलता है और हरित पर्यटन भी लंबे समय से चर्चा में है, प्रचलन में है। अब ये जो पर्यटन के अलग अलग रूप हैं, इन पर भी हम चर्चा करते हुए इस प्रवृत्ति को समझने का प्रयास करेंगे, उस साहित्य को समझने का प्रयास करेंगे जो इन अलग अलग पर्यटन प्रकारों के दौरान उत्पन्न होता है, उपजता है। तो सबसे पहले सामाजिक व भौगोलिक आधार पर किया जाने वाला पर्यटन, यह एक प्रकार का आवासीय पर्यटन यानी रेजिडेंशियल टूरिज्म होता है। पर्यटक इस पर्यटन के दौरान किसी स्थान विशेष से प्रभावित होकर एक ही स्थान पर लंबा समय व्यतीत करता है। यह एक प्रकार का मौसमी पर्यटन कहलाता है। अपने रोजमर्रा के व्यस्त जीवन को थोड़ा सहज बनाने के लिए या स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्यटक यह पर्यटन करते हैं। यह पर्यटन खेलों और अन्य आयोजनों से भी जुड़ा हुआ होता है, जैसे प्रांतीय खेल या राष्ट्रीय खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल या ओलंपिक खेल आदि अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं के दौरान ये प्रतियोगिताएं पर्यटकों को आकर्षित करती हैं और इससे एक सामाजिक और भौगोलिक आधार पर एक भिन्न प्रकार का पर्यटन जन्म लेता है। इसके अतिरिक्त मौसम की अनुकूलता के आधार पर भी पर्यटन किया जाता है। यह पर्यटन का एक व्यापक क्षेत्र है। यहाँ पर्यटक अपनी रुचि के अनुसार मौसम का चुनाव करते हैं और अपनी मनपसंद जगह पर जाना पसंद करते हैं। यदि हम इस दृष्टि से, मौसम की दृष्टि से यदि हम भारत पर विचार करेंगे, भारत की भौगोलिक स्थिति पर विचार करेंगे, तो यहाँ मौसम की दृष्टि से एक वैविध्य हमें उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक देखने को मिलता है। ये वैविध्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों को आकर्षित करता है और हर वर्ष बड़ी मात्रा में पर्यटक भारत में आते हैं। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक पर्यटन पर यदि हम चर्चा करें तो ये जो सांस्कृतिक पर्यटन है, इसमें ऐतिहासिक व राजनीतिक महत्व के जो नगर हैं उनका भ्रमण पर्यटन का महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। इसमें पर्यटक किसी खास प्रदेश की, किसी खास क्षेत्र की ऐतिहासिक और राजनीतिक स्थिति को देखना पसंद करते हैं। इस दृष्टि से यदि बात की जाए तो भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है वो पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। इसके साथ साथ मेले और त्यौहार भी इस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। ये संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं। संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा वास्तु कलाकृतियाँ भी होती हैं, स्मारक, धरोहरें और संगीत को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। भारत में हर वर्ष कई संगीत समारोह आयोजित किए जाते हैं जिनमें लाखों की संख्या में संगीत प्रेमी पर्यटक इकट्ठा होते हैं और संगीत का आनंद लेते हैं। तो इस तरीके से ये स्वरूप है सांस्कृतिक पर्यटन का। इसके अतिरिक्त धार्मिक पर्यटन पर यदि हम चर्चा करें तो यह विश्व में सर्वाधिक प्राचीन पर्यटन माना जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के तहत एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की यात्राएं की जाती हैं। धर्म के प्रचार प्रसार के अंतर्गत भी इस तरह के पर्यटन को देखा जा सकता है। धर्म का क्षेत्र
पर्यटन की दृष्टि से इस तरीके से अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और पर्यटन के जो धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास के क्षेत्रों की भी पर्यटक यात्राएं करते हैं, और इस दृष्टि से धार्मिक मेलों का जो आयोजन होता है उसे भी पर्यटन की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त शैक्षिक व स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित पर्यटन का क्षेत्र भी धीरे धीरे उभर रहा है। यदि हम विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो कुछ देशों की बहुत व्यापक प्रतिष्ठा है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक संस्थाएं विद्यार्थी आदान प्रदान कार्यक्रम भी व्यापक स्तर पर आयोजित करती रहती हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, और इसके तहत अनेक बड़ी संख्या में विद्यार्थी पर्यटक विश्व के अनेक देशों में आते जाते रहते हैं। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं की यदि बात की जाए तो इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित पर्यटन भी लगातार चर्चा में है, प्रचलन में है, और भारत उस नज़रिए से विश्व में एक अलग पहचान रख रहा है। इसी में यदि हम पारंपरिक चिकित्सा की बात करें तो भारत इस नज़रिए से भी दुनिया में पारंपरिक चिकित्सा केंद्रों के नज़रिए से भी पर्यटन को लगातार पर्यटन के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है, पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है, क्योंकि जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, जो योग से जुड़ी हुई हैं, जो आयुर्वेद से जुड़ी हुई हैं, इनको लेकर भी विश्व भर में एक अलग तरह का उत्साह आजकल देखने को मिल रहा है, और उस नज़रिए से भी पर्यटन लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ साथ सम्मेलन और व्यापार पर्यटन पर यदि बात की जाए तो दुनिया भर में व्यापार से संबंधित गतिविधियां उदारीकरण के साथ साथ लगातार बढ़ी हैं, जिससे देशों में आपसी व्यवहार और आर्थिक आदान प्रदान अधिक प्रबल हुआ है, उसे अधिक बल मिला है, वो अधिक प्रभावशाली बना है। और इस नज़रिए से देखा जाए तो दुनिया भर में व्यापार पर्यटन भी अब बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्यटन में एक बड़ा वर्ग इसी समूह से आता है, और यदि उदाहरण के रूप में हम लें तो विश्व हिंदी सम्मेलन या विश्व पुस्तक मेला या सैन्य अस्त्र शस्त्र एवं वाहन मेले, विमानन मेले, वस्त्र मेले आदि इस प्रकार के आयोजन हैं, जिससे जहां पर्यटकों को, जहां व्यापारी वर्ग को आपसी मेलजोल का मौका भी मिलता है और पर्यटन के लिए वे प्रोत्साहित भी होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम इसी क्रम को आगे और लेकर चलते हैं तो पर्यावरण और वन्य जंतु दर्शन के लिए भी पर्यटन बड़ी मात्रा में किया जाता है। यह पर्यटन बहुत लंबे समय से प्रचलन में है। वन्य जीवन तथा प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए पर्यटक भ्रमण करते हैं। नेशनल पार्क, अभयारण्य, वन्य जंतुओं की विविधता देखने के लिए या जैव वैविध्य देखने के लिए, या पर्वतमालाओं की सुरम्य वादियों या मरुस्थल के जीवन को भी भारी संख्या में देखने के लिए सैलानी आकर्षित होते हैं और विश्व के अलग अलग कोनों में जाते हैं, पर्यटन करते हैं। इसमें यदि मैं उदाहरण के रूप में लूँ तो किलिमंजारो की पर्वतमालाएं या ग्रेट बैरियर रीफ या ओडिशा के कछुआ प्रजनन तट या स्वर्णिम समुद्री तट या तटीय क्षेत्रों के लगातार समुद्र में विलीन होने की जो पारिस्थितिकी दृष्टि से जो संवेदनशील स्थान है, पर्यटक उन्हें अंतिम बार देखना चाह रहे होते हैं। तो इस नज़रिए से भी ये भी पर्यटन का एक अलग, जिसे डार्क पर्यटन या ड्यूम पर्यटन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी पर्यटन बहुत अधिक प्रचलन में है। इसके अतिरिक्त ग्रीन टूरिज्म यानी हरित पर्यटन को भी इस समय प्रचलन में देखा जा रहा है कि जहाँ पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण का संरक्षण, ये भी एक नज़रिया पर्यटन को बढ़ावा देता है। इसके साथ साथ आउटसोर्सिंग और बीपीओ उद्योग ने पर्यटन को एक नया आयाम दिया है, एक नया डायमेंशन दिया है। भारत में कम लागत पर बेहतर मानव संसाधन तथा विकसित सूचना प्रौद्योगिक सेवाओं के परिणाम स्वरूप इस तरह का पर्यटन जो है उसमें भारत में अप्रत्याशित विस्तार होता हुआ इस बीच दिखाई दे रहा है।
इस क्षेत्र में पर्यटन के साथ साथ भारी तादाद में नियमित रोजगार की संभावनाएं भी निर्मित हुई हैं। अल्पकालीन कर्मियों की आवाजाही इस नज़रिए से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पर्याप्त संख्या में प्रतिष्ठानों के अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ देश विदेश की यात्रा करते हैं और उन देश विदेशों में अल्पकालीन प्रवास भी वे करते हैं। तो इस नज़रिए से भी पर्यटन का विस्तार और विकास हमें दिखता हुआ दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त पैकेज पर्यटन को भी देखा जा सकता है। पर्यटन के क्षेत्र में एक नया रूप है। संसार भर में आज पर्यटन एजेंसियां और हवाई कंपनियां तथा होटल और ट्रांसपोर्टर आपस में मिलकर पर्यटन के लिए एक पैकेज टूर का भी आयोजन करते हैं और ये आयोजन बहुत विशाल पैमाने पर दुनिया भर में हो रहा है। इस तरह के पर्यटन का दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ते हुए दिखाई देता है और हम ये जानते हैं कि दुनिया में अनेक देश ऐसे हैं जहाँ की अर्थव्यवस्थाएं पर इस तरह के पर्यटन के आधार पर ही बहुत फल फूल रही हैं। इसके साथ साथ पैकेज पर्यटन के विकास में देश के अनेक हवाई अड्डों पर सीधी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा में अप्रत्याशित वृद्धि हमें होती हुई दिखाई दे रही है। तो पैकेज पर्यटन भी इस नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन का क्षेत्र है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो पर्यटन उद्योग है ये वस्तुतः व्यावसायिक हित और सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है और इसके अंतर्गत अतिथि सत्कार से संबंधित इसे सेवा क्षेत्र माना जाता है। इसमें हॉस्पिटैलिटी यानी अतिथि सत्कार को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसके अंतर्गत परिवहन से संबंधित सेवाएं भी मौजूद होती हैं। इसके साथ साथ इस उद्योग का एक बहुत बड़ा हिस्सा बैंकिंग और मुद्रा से संबंधित सेवाएं भी हैं। साथ ही साथ होटल और आवास से संबंधित विशिष्ट सुविधाएं, लग्जरी फैसिलिटीज़ भी इसमें शामिल होती हैं। खान पान की व्यवस्था भी इसमें शामिल है। इसके अंतर्गत मनोरंजन और मनोविनोद से संबंधित सुविधाएं भी इसमें शामिल की जाती हैं। साथ ही साथ भ्रमण और सैर सपाटे की सुविधा भी इसमें शामिल है। इन सब सुविधाओं की चर्चा करके हम समझ पा रहे हैं कि जो पर्यटन उद्योग है इसमें अनुवादक को किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरना होता है, किन किन क्षेत्रों से होकर उसे गुजरना चाहिए। अनुवाद की दृष्टि से यदि हम पर्यटन साहित्य के स्वरूप पर विचार करेंगे तो ये बहुआयामी है। पर्यटन सामग्री, पर्यटन साहित्य बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। इसमें एक और पर्यटन सेवा से संबंधित संस्थाओं की प्रचार सामग्री होती है। पर्यटन सेवा से संबंधित जो संस्थाएं हैं वो अपने प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापनों से जुड़ी होती हैं। वे विज्ञापन तैयार करती हैं और ये विज्ञापन एक से अधिक भाषाओं में आते हैं। तो यहाँ अनुवाद की संभावना अनुवादक के लिए बनती है। इसके अतिरिक्त सूचना पत्र पत्रिकाएं जो पर्यटन से जुड़ी हुई होती हैं उसमें अनुवाद की संभावना होती है। साथ ही साथ जो लघु चित्र या चलचित्र डॉक्यूमेंट्रीज जो पर्यटन से जुड़ी हुई होती हैं, पर्यटन का विस्तार करने के लिए उससे जुड़ी हुई होती हैं, उसमें भी अनुवाद की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त आलेख या ऑनलाइन वेबसाइट और डाटा और इसके अतिरिक्त विज्ञप्तियाँ, ये सब पर्यटन साहित्य के अलग अलग रूप होते हैं जिसमें अनुवादक को अनुवाद करना होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रों और प्रांतों द्वारा पर्यटन से संबंधित जानकारी और दिशा निर्देश भी समय समय पर प्रकाशित किए जा रहे होते हैं और ये दिशा निर्देश और ये जानकारी भी एक से अधिक भाषाओं में एक साथ आ रही होती है। ये जानकारी या दिशा निर्देश किस तरह के होते हैं? जैसे वार्षिक पर्यटन सांख्यिकी का सार संकलन राष्ट्र प्रकाशित करते हैं। साथ ही साथ यात्रा और पर्यटन शिक्षा एवं प्रशिक्षण से जुड़ी सामग्री को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पार्कों व पर्यटन के लिए जो रक्षित क्षेत्र हैं उनके विकास से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं उनको भी प्रकाशित किया जा रहा होता है। स्थानीय प्रयोजन के लिए गाइड भी प्रकाशित होते हैं। इसके अतिरिक्त आगामी 20 वर्षों के लिए जो पर्यटन अनुमान है वे भी
विभिन्न देशों द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, उसकी सूचना भी प्रकाशित होती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित देशों व स्थानों की सूचना भी समय समय पर आती है, जिसे टूरिज्म एडवाइजरी यानी पर्यटन परामर्शी कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसी सामग्री है जो समय समय पर विश्व की अनेक भाषाओं में आती है और जिसमें अनुवाद की संभावनाएं मौजूद होती हैं। तो इस तरीके से अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से पर्यटन सेवाओं के साथ अनुवाद जुड़ेगा। पर्यटन क्योंकि मूलतः सेवा क्षेत्र है, इसकी चर्चा हमने पहले भी की है, तो पर्यटन में आतिथ्य और सेवा भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये आतिथ्य और सेवा भाव की वजह से पर्यटन क्षेत्र को आज उद्योग का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इस उद्योग में कई सेक्टर्स, कई क्षेत्र शामिल होते हैं, जैसे खान पान से संबंधित, होटल से संबंधित, परिवहन से संबंधित, बैंकिंग और मुद्रा से संबंधित, आवास से संबंधित, रहन सहन की सेवाओं के साथ साथ अन्य व्यवसाय और कारोबार से संबंधित सेवाएं भी इसमें शामिल होती हैं। इसके साथ साथ यही जानकारी प्रदान करने की स्तर पर अनुवाद, ये सारी जानकारी जो है इसको प्रदान करने के लिए एक से अनेक भाषाओं में उसका अनुवाद करने के लिए अनुवाद और अनुवादक की आवश्यकता होती है, और इस नज़रिए से उसकी एक विशेष भूमिका इस क्षेत्र में हमें बनती हुई दिखाई देती है। तो अनुवाद की दृष्टि से पर्यटन सेवाओं में क्या क्या जानकारियाँ शामिल होती हैं, क्या क्या जानकारियाँ शामिल की जानी चाहिए, किन किन जानकारियों को अनुवादक अपने ज्ञान भंडार में शामिल करे अनुवाद के लिए आगे बढ़ने से पहले। तो किसी भी स्थान विशेष के विषय में प्रारंभिक जानकारी अनुवादक को ज़रूर होनी चाहिए। उस स्थान की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसकी जानकारी भी अनुवादक को होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो दर्शनीय स्थल हैं, उस स्थान विशेष के दर्शनीय स्थलों में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले जो स्थल हैं, विशेष रूप से उसकी जानकारी अनुवादक को बिल्कुल सही होनी चाहिए। तथ्यों और आंकड़ों की जानकारी अनुवादक को बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। इसके साथ साथ आवागमन की सुविधाओं की जानकारी भी अनुवादक को होनी चाहिए। रहने और खाने पीने की जानकारी, ये सुविधाएं कहाँ उपलब्ध हैं, इसकी जानकारी भी अनुवादक को होनी चाहिए। उस क्षेत्र विशेष के व्यवसाय और कारोबार से संबंधित जानकारी भी अनुवादक को होनी चाहिए। उस क्षेत्र विशेष में बैंकिंग की क्या क्या सुविधाएं हैं, इसका ज्ञान भी अनुवादक को होना चाहिए। साथ ही साथ जो स्थानीय मुद्रा है और मुद्रा विनिमय दरें क्या क्या हैं, इसकी जानकारी भी अनुवादक को होनी चाहिए। स्थान विशेष की राजनीतिक गतिविधियों का परिचय भी अनुवादक को ज़रूर होना चाहिए। जैसे यदि किसी क्षेत्र विशेष में राजनीतिक अस्थिरता है, तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहाँ प्रवास के दौरान क्या क्या सुरक्षा पर्यटक को लेनी होगी, उसका ध्यान भी, उसकी जानकारी भी अनुवादक को होनी चाहिए। इन सभी विषयों की जानकारी पर्यटन के लिए अपेक्षित है, पर्यटन के क्षेत्र में अनुवाद के लिए अपेक्षित है, जिसे विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराना अपेक्षित होता है और अनुवादक इसमें अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। उद्योग सेक्टर होने के कारण पर्यटन के अंतर्गत जिन सभी व्यापारिक गतिविधियों का अभी हमने जिक्र किया, ये सारी गतिविधियों का सम्मिश्रण हमें इस क्षेत्र में देखने को मिलता है, और इसी नज़रिए से इन गतिविधियों में अनुवाद का हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुवाद यहाँ इन सारी गतिविधियों का एक हिस्सा है, उसमें शामिल है वो। अतः पर्यटन के क्षेत्र में अनुवाद एक व्यावसायिक गतिविधि होने के साथ साथ एक अंतरानुशासनिक गतिविधि बन जाता है। विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री के माध्यम से पर्यटन के आधारभूत ढांचे की जानकारी इस क्षेत्र में दी जाती है, जिसमें अनुवादक की विशेष भूमिका होती है। साथ ही साथ कारपोरेट जो क्षेत्र है, उसमें भी अनेक प्रकार की अंतर्विभागीय और अंतःविभागीय कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए समय समय पर अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय आमोद प्रमोद यात्राओं का या आपसी सौजन्य के लिए, आपसी मेलजोल के लिए, आपसी विचार विमर्श
के लिए संगोष्ठियों का जो आयोजन किया जाता है, इसमें इन आयोजनों में भी अनुवादक एक अहम भूमिका निभाता हुआ दिखाई देता है। इस नज़रिए से यदि हम बात करें तो पर्यटन में अनुवाद संबंधी दो तरह की आवश्यकताएं हमें उभरती हुई दिखाई देती हैं। एक ओर है लिखित व प्रकाशित साहित्य का अनुवाद और दूसरी ओर है आशु अनुवाद। लिखित व प्रकाशित साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक तथा विभिन्न माध्यमों के लिए तैयार किए जाने वाले साहित्य का अनुवाद शामिल है। प्रायोजित और बड़े ऑपरेटरों द्वारा संचालित टूर में अक्सर आशु अनुवादकों की सुविधा को ज़रूर शामिल किया जाता है, जो पर्यटक स्थल, सामग्री, घटनाओं, रीति रिवाजों और उस क्षेत्र विशेष की परंपराओं की जानकारी रखते हैं और पर्यटन के नज़रिए से वे अति महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त सम्मेलनों, बैठकों और गोष्ठियों के साथ साथ खेल संबंधी या महत्वपूर्ण यात्राएं, जैसे उदाहरण के लिए राष्ट्राध्यक्षों की जब यात्राएं होती हैं या मेलों और महत्वपूर्ण संगीत स्मारकों पर आयोजित जो समारोह होते हैं, जैसे कुंभ का मेला या लद्दाख उत्सव आदि, इनका भी आंखों देखा हाल विभिन्न भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि इन सभी गतिविधियों में अनुवादक बड़ी भूमिका में आता हुआ दिखाई देता है। इस पर्यटन साहित्य के अनुवाद में हम आगे बढ़ते हुए अब यहाँ ये भी हम ज़रूर समझ लें कि अनुवादक की स्थिति क्या है, क्योंकि एक और स्रोत भाषा है और दूसरी ओर लक्ष्य भाषा है। स्रोत भाषा उस देश या प्रदेश विशेष की भाषा है जहाँ पर्यटन हो रहा है, जो पर्यटक स्थल की भाषा है। दूसरी ओर लक्ष्य भाषा यहाँ पर्यटक की भाषा होती है। तो इस नज़रिए से यदि हम बात करें तो जो अनुवादक है उसकी निष्ठा, उसकी फिडिलिटी का सवाल यहाँ बहुत प्रमुख हो जाता है कि जो अनुवादक है वो किस भाषिक समुदाय से है। क्या स्रोत भाषा यानी कि जो पर्यटक स्थल की भाषा है वो उसकी मातृभाषा है, या लक्ष्य भाषा जो पर्यटक की भाषा है वो उसकी मातृभाषा या द्वितीय भाषा है। दोनों में से अनुवादक किस भाषा में अधिक सहज महसूस करता है। तो उस नज़रिए से अनुवादक की स्थिति यहाँ अहम होती हुई हमें दिखाई देती है। पर्यटक गाइड के रूप में भी अनुवादक यहाँ तत्काल भाषांतरणकर्ता के रूप में हमें उभरता हुआ दिखाई देता है। तो विश्व की अर्थव्यवस्था में पर्यटन न केवल एक महत्वपूर्ण घटक है, बल्कि अनेक देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हम देखते हैं कि पर्यटन पर टिकी है। वर्ल्ड ट्रैवल एवं टूरिज्म काउंसिल के अनुसार आगामी वर्षों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष पर्यटन कारोबार विश्व के अनेक देशों में सकल घरेलू उत्पाद का 10% हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अनुवाद के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक गतिविधि के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए पर्यटन संबंधी गतिविधियां, पर्यटन साहित्य या पर्यटन सेवाओं पर अनुवाद का पर्याप्त प्रभाव हमें दिखाई देता है। पर्यटन सेवाओं में सूचना एवं सेवा संबंधी गतिविधियों के विस्तार तथा उनमें वैश्विक स्वीकार्यता, सहजता और गुणवत्ता लाने में अनुवाद अत्यंत महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका निभाता हुआ हमें दिखाई देता है। वस्तुतः पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक स्वीकार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी राष्ट्र वैश्विक स्तर पर पर्यटन के नज़रिए से कितना सुरक्षित महसूस किया जा रहा होता है, कितना सहज महसूस किया जा रहा होता है, या पर्यटन के नज़रिए से उसमें गुणवत्ता का स्तर क्या है, इसमें अनुवादक एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। इस पर्यटन उद्योग में, पर्यटन क्षेत्र में अनुवाद की संभावनाओं पर अब हम बात करेंगे भाग 2 में। धन्यवाद।